Good morning. Chapter number 4. Depreciation. Depre नहीं कैप्री डेप्री डेप्रे है DEPRECIATION डेप्रेसिएशन. ख्याल रखना भैया. सर क्या होता है मतलब डेप्रेसिएशन? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट. असेट की वैल्यू में कम हो जाना, दैट इज डेप्रेसिएशन. क्या हो गया? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट, डेप्रेसिएशन. भाई देखिए, आपने गाड़ी खरीदी, वो आपकी बाइक, हाँ, और आजकल तो क्या चलती है भाई, हमारे वक्त कैसा था, CD100 होंडा, CD100 बराबर, वही लिया था मैंने मेरे पैसे से, खुद के पैसे से, विथ ओन मनी. मैंने बापू को नहीं मांगा कभी. मोबाइल खुद के पैसे से लिया, गाड़ी खुद के पैसे से, बाइक हमारे वक्त. फिर बाद में स्प्लेंडर निकली थी होंडा, फिर CBZ निकली थी. अब अभी तो क्या है, बहुत सारी गाड़ियां हैं, चलती है बाइक. तो बाइक लिया आपने और साल भर उसको रोज घर के बाहर निकाला, कपड़ा पोंछा और अंदर रख दिया कपड़े से पोंछ के. और एक साल बाद में आपने वो 75,000 के लिए भी बाइक मुझे बोल रहे, सर लेते क्या 75 में? लूंगा क्या मैं? नहीं. इवन तो उसको चलाई नहीं, कुछ नहीं कि नहीं है, बट उसकी वैल्यू कम हो जाती. दैट इज डेप्रेसिएशन. भाई चलाई तो उससे ज्यादा और लगेगा डेप्रेसिएशन, वियर एंड टियर होगा, बट ऑब्वियस है ऑन रोड गाड़ी चलेगी तो दिस इज कंसेप्ट ऑफ डेप्रेसिएशन, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट. चलो देख लेते हैं कंसेप्ट ऑफ डेप्रेसिएशन. प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम्स. ये आइटम है बोले, अरे हाँ मतलब आपके आइटम की कंसेप्ट और हमारे आइटम की कंसेप्ट जरा अलग ही है. तुम्हारा आइटम है, हाँ. प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम that are held for use in the production of or supply of goods or services, for rental to other or for administrative purpose, and are expected to be used during more than a period of 12 months. किसको बोलेंगे? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट आर हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. हम उसको यूज करें द प्रोडक्शन ऑफ एंड और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मेरे लिए माइक फिक्स असेट है, हेल्ड फॉर यूज इन द सप्लाई ऑफ सर्विसेज. एंगल में ये सामने का कैमरा लगा हुआ है, ये सब राइटिंग पैड है, सामने का टेबल है, ये सब मेरे लिए क्या है? हेल्ड. दीज आर द आइटम दैट आर हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और फॉर रेंटल टू अदर. मेरे पास में टैक्सी है, गाड़ी, मैं लोगों को किराए से देता हूं. और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, ऑफिस में अपने जो असेट लगी है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, टेबल लगे, चेयर लगी है, वहां लोग बैठते, इन्वर्टर है, कंप्यूटर है, सब एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस. एंड जी और नहीं है, मतलब ये और ये दोनों, एंड आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 12 मंथ. और जिसका 12 महीने से ज्यादा यूज, भाई ये सालों साल चलते, कंप्यूटर 4-5 साल चल जाता है, ये माइक भी चल जाता है 4-1 साल, और क्या है यहाँ टेबल वेबल तो 10-1 साल चले जाते हैं. तो ये जो है मेरा राइटिंग वाला, ये 5-6 साल चल जाता है. तो एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर, तो ये मेरा प्रॉपर्टी, प्लांट या इक्विपमेंट में आता है, ये है ना. क्या डेफिनेशन है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट आर अ टेंजिबल आइटम दैट आर हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन और अ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर रेंटल टू अदर or for administrative purpose, and are expected to be used during more than a period of 12 months. These are also called as fixed asset in common parlance. Common parlance है ना, बोलचाल की भाषा में इसको fixed asset कहा जाता है. Common parlance, बोलचाल की भाषा. When fixed asset is purchased, it is recorded in the books of account at its original or
एक्विजिशन या परचेस कॉस्ट, जब हम फिक्स असेट परचेस करते हैं तो बुक में जनरली कॉस्ट पे लिखते हैं. हाउएवर फिक्स असेट आर यूज्ड टू अर्न रेवेन्यू फॉर अ नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड इन फ्यूचर with the same acquisition cost until the concerned fixed asset is sold or discarded. It is therefore necessary that part of the acquisition cost of fixed asset is treated or allocated as an expenses in each of the accounting period in which asset is utilized. हमने ट्रक खरीदा अपने बिजनेस के लिए, 15 साल चलेगा. अब ट्रक की समझो कॉस्ट है कोई 15 लाख और वो 15 साल चलेगा. वो 15 लाख खर्चा इस साल दिखाना उचित है पूरा का पूरा? नहीं, क्योंकि उसको यूज करके हम 15 साल कमाने वाले हैं. बात तय होगी. अच्छा, 15 साल के बाद वो खर्चा दिखाना उचित है? नहीं. मैचिंग कंसेप्ट दोनों परमिट नहीं करता. मैचिंग कंसेप्ट बोलता है ये ट्रक है, इसकी वैल्यू 15 साल में तुम धीरे 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 15 साल के बाद में वो स्क्रैप हो जाएगा. स्क्रैप तो समझते हैं ना, भंगार. तो ये ओवर द पीरियड ऑफ 15 ईयर्स आपको प्रोपोर्शनेटली बराबर, आप 15 साल उसको यूज करके कुछ कमाने वाला. आपके पास में माइनिंग मशीन है ना, वो अर्थ मूवर वगैरह है, तो आप ऊपर उसका लाइफ समझो आप 10 साल है, आप 10 साल यूज करोगे, उसके तो वो जो कॉस्ट है उसकी माइनस स्क्रैप वैल्यू, तो उसको बोलते हैं डिप्रेसिबल अमाउंट. से फॉर एग्जांपल कॉस्ट अपनी 15 लाख है और बेच के वहां स्क्रैप बेच के भंगार के भाव से लौवा लोकन टप्पर चिल्लाते हैं ना कबाड़ी वाले, लोहा बोलते नहीं हूं, लौवा लोकन टप्पर. तो वो लौवा लोकन टप्पर में हम बेचेंगे उसको क्या भाव से? 2 लाख में. तो टोटल 13 लाख, और समझो 10 साल लाइफ है, तो 13 लाख डिवाइडेड बाय 10, साल का 1,30,000 तो भी अपने खर्चा मानना चाहिए, ताकि बराबर इस साल का रेवेन्यू मतलब इनकम अर्न करने के लिए इस साल का जो खर्चा है उसके साइड बाय साइड दिखाएंगे, तो ही आपको क्या होगा, सही प्रॉफिट असर्टन कर पाएंगे ना. तो ये है कंसेप्ट इसके पीछे की. इन द फॉर्म ऑफ डिप्रिसिएशन हम फिक्स असेट में से उतना उतना अमाउंट हर साल रेवेन्यू को चार्ज करते रहते, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करते रहते. द अमाउंट और वैल्यू ऑफ फिक्स असेट allocated in such manner to respective accounting period is called depreciation. जो असेट की वैल्यू थी 15 लाख की कॉस्ट थी, 2 लाख उसका स्क्रैप वैल्यू है, बचे 13 लाख, 10 साल लाइफ है, हम हर साल 1,30,000 कॉस्ट करके डिप्रिसिएशन करके लगाते, दैट इज डिप्रिसिएशन, अलोकेशन ऑफ कॉस्ट, है ना. वैल्यू ऑफ सच असेट डिक्रीजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम मेनली ड्यू टू फॉलोइंग रीजन. फिक्स असेट की वैल्यू क्यों कम होती है? देखो, एक वियर एंड टियर ड्यू टू यूज इन द बिजनेस, फूड्स होता ही है. इफ्लक्शन ऑफ द टाइम इवन व्हेन इट इज नॉट बीइंग यूज, जैसा समय बीतता है इवन व्हेन इट इज नॉट बीइंग यूज, ऐसा बोला. वही मैंने बाइक का एग्जांपल दिया था आपको कि आपकी वो मतलब बाइक की बात कर रहा हूं मैं, वो आपने यूज नहीं भी किया, 75,000 की खरीदी थी, साल भर के बाद में उसकी कीमत 75 रहेगी क्या? 75,000 नहीं रहेगी. वाई सर? ऐसा थोड़ी होता है, कोई वो तो कम में खरीदेगा ना शोरूम से. एक्स शोरूम हो गई वो एक्स हो गई शोरूम. तीसरा, ऑब्सोल्यूशंस ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल और अदर चेंजेस, मार्केट चेंज. ऑब्सोल्यूशंस मतलब प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ओल्ड, उसको बोलते हैं ओल्ड मतलब आउटडेटेड, प्रोसेस ऑफ बिकमिंग आउटडेटेड, ऑब्सोल्यूशंस. ओल्ड को तो एंटिक बोलते हैं, एंटिक्विटी एक वन ऑफ द रीजन वो भी है डिप्रेशन पर. फिर बहुत ज्यादा एंटिक हो गया तो उसकी कीमत और बढ़ जाती है, आपको मालूम है ना, पुराने जमाने के लॉक. ऑब्सोल्यूशंस ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंज. अब आपको तो पता ही है भाई, मोबाइल आप देखेंगे तो कैसे फटाफट आउटडेटेड हो जाते हैं, नया वर्जन आ जाता, कंप्यूटर आ जाता, ये चीजें ऑब्सोल्यूट हो जाती, टेक्नोलॉजिकल. अदर चेंजेस, मार्केट, कभी कभी मार्केट उसको लाइक नहीं करता है. डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू, डिप्लीशन मेनली इन केस ऑफ माइन एंड अदर नेचुरल रिजर्व. जैसे ऑयल वेल है दुबई में, तो ऑयल वेल में ऑयल ही नहीं है, वहां से बाजू में तो भी जो दूसरे है सऊदी अरब वगैरह है ना, वहां पे तो भी तेल मिलेगा, लेकिन दुबई में तो नहीं. वैसे ही कोयला, क्वेरी, वो है ना मकराना आता ना अपना, क्या बोलते उसको अपन, मार्बल मकराने से आता था. तो बताओ, मार्बल का नाम ही मकराना हो गया था. मकराना एक सिटी का नाम है.
अब वहां के जो क्वेरीज है जहां से पत्थर निकलता था अब इतनी डीप चलेगी कि वहां पे तो है ही नहीं, तो इसको बोलते हैं डिप्लीशन। कोयला, क्वेरी, कोल माइंस है ना, उसको बोलते हैं डिप्लीशन। इसमें से कोयला निकलते जाएगा तो एक दिन तो खत्म होना ही है। हाँ, it is important to account for the value of portion of property, plant or equipment utilized for generating income during the accounting year to ascertain true income। इसलिए सही इनकम जानने के लिए हमने प्रॉपर्टी, प्लांट और वैल्यू का जो पार्ट इस साल यूटिलाइज किया उसके कॉस्ट भी उसके अगेंस्ट में लिखना पड़ेगा। दिस पोर्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट अलोकेटेड टू द अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ये सही है, दैट वो पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड equipment which is allocated during the year is called depreciation। सही डेफिनेशन। As per Schedule 2 under the Companies Act 2013, depreciation is a systematic allocation of depreciable amount upon asset over its useful life। डिप्रेसिएशन इज सिस्टमेटिक अलोकेशन ऑफ डिप्रेसिबल अमाउंट। असेट की कॉस्ट तो 15 लाख थी, लेकिन स्क्रैप वैल्यू कितनी थी? 2 लाख। तो डिप्रेसिबल अमाउंट 13 लाख ही बचा है। और इट्स यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ हम मान के चले कि 10 साल चलेगी, 10 साल के बाद में भंगार हो जाएगी, तो 10 साल यूजफुल लाइफ हो गई। डिप्रेसिबल अमाउंट ऑफ एन असेट इज द कॉस्ट ऑफ असेट एंड अदर अमाउंट सब्सटीट्यूटेड फॉर कॉस्ट लेस रेसिडुअल वैल्यू। रेसिडुअल वैल्यू यानी स्क्रैप वैल्यू। व्हाट इज यूजफुल लाइफ? यूजफुल लाइफ की डेफिनेशन जरा अच्छे से पढ़ना, और कुछ तो ऑथर भी गड़बड़ी कर लेते हैं इसमें यूजफुल लाइफ में। द यूजफुल लाइफ ऑफ एन असेट इज अ पीरियड ओवर विच असेट इज एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल फॉर यूज बाय एंटिटी। बस लोगों को यही लगता कि यही डेफिनेशन है, ये तो एक पार्ट है डेफिनेशन का। यूजफुल लाइफ ऑफ असेट इज अ पीरियड ओवर विच असेट इज एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल फॉर यूज बाय एंटिटी। जैसे मैंने अपने ट्रक की बात किया था कि भाई हमने ट्रक खरीदा है 15 लाख का, उसकी स्क्रैप वैल्यू 2 लाख की, 13 लाख उसका डिप्रेसिबल अमाउंट है, और यूजफुल लाइफ 10 साल ये। बट यूजफुल लाइफ में आगे भी डेफिनेशन है, और नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन फ्रॉम असेट बाय एंटिटी। जरूरी नहीं है कि ईयर्स, नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट। मैंने जेरोक्स मशीन लिया 6 लाख रुपए की, सामने वाला बंदा बोलता है इसमें 60 लाख जेरोक्स निकलेगी पक्का, 60 लाख। तो नंबर ऑफ सिमिलर यूनिट, तो आपने इस साल कितने लाख जेरोक्स निकाली, उतना उसका डिप्रिसिएशन हो जाएगा। या मैंने प्रोजेक्टर लिया, जो प्रोजेक्ट करता है, जो हम कंप्यूटर में लिखते हैं उधर प्रोजेक्ट करता है, प्रोजेक्टर, उसकी लाइफ नंबर ऑफ आवर्स में है। तो नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, ये भी यूजफुल लाइफ हो सकती है। यूजफुल लाइफ जरूरी नहीं है ईयर्स में हो। तो मैंने बोला था कुछ ऑथर भी गड़बड़ी कर देते, है ना। अब प्रिंटर लिया, वो बोलते कि भाई इतने नंबर ऑफ प्रिंट आउट निकलेंगे, तो उसकी यूजफुल लाइफ इतने नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, बस खत्म। तो यूजफुल लाइफ नीड नॉट बी इन ईयर्स, इट मे बी इन आवर्स, इट मे बी इन नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, ये मेरा कहना है। Depreciation of asset begin when it is available for use, that is when it is in the location and the condition necessary for it to capable of operating in the manner intended by management। Depreciation start कब होगा? जो जिस लोकेशन में चाहिए असेट और जिस कंडीशन में चाहिए वहां आने के बाद depreciation का मीटर स्टार्ट होगा। Thus it is not necessary that asset must be used to be depreciated। एक केस हुई थी इनकम टैक्स में, इफ असेट इज पुट रेडी टू यूज, इट कैन बी ट्रीटेड एज पुट टू यूज। फॉर एग्जांपल आपको बता दो, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट अपन ने लगाया, आग लगी नहीं तो हमने वो असेट कभी यूज किया ही नहीं, तो क्या उस पर डेप्रिसिएशन मिलेगा? इट इज रेडी टू यूज है। विश्वनाथ भास्कर साठे वर्सेस सीआईटी की केस है, शायद इनकम टैक्स में मैंने पढ़ा था। हाँ, तो इट इज रेडी टू यूज, इट मींस इट इज पुट टू यूज। जरूर थोड़ी है आग लगेंगी तभी हम इस्तेमाल करेंगे, नहीं भी यूज किया तो उसकी वैल्यू तो कम हो ही रही। हाँ,
there is a decrease in value of asset due to normal wear and tear even when they are not physical use. Accordingly, value of such wear and tear should be estimated and accounted for. मतलब उस पर डिप्रिसिएशन लगेगा, ऐसा जरूर नहीं कि आपने यूज करना ही चाहिए. Depreciation is allocated so as to charge fair proportion of depreciable amount in each accounting period during the expected useful life of the asset. अब हमारा वही प्रॉब्लम, वही ट्रक खरीदा कितने लाख का, 15 लाख का, स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 2 लाख, तो डिप्रेसिएबल अमाउंट कितना हो गया, 13 लाख. ये 13 लाख को अलोकेट करना पड़ेगा ओवर द यूजफुल लाइफ. यूजफुल लाइफ हम मान के चल रहे कि ट्रक चलेगा 10 साल, अपने कन्वीनियंस के लिए कैलकुलेशन के. तो 1,30,000 रुपए तो भी एवरेजली डिप्रेसिएशन अपने चार्ज करना चाहिए. अलोकेटेड बोलते हैं ना, ऑन सो एज टू चार्ज अ फेयर प्रोपोर्शन ऑफ डिप्रेसिएबल अमाउंट. इस तरह से कि डिप्रेसिएबल अमाउंट 13 लाख, उसका फेयर प्रोपोर्शन इस साल चार्ज होना चाहिए, पीएनएल को डेबिट होना चाहिए. The loss in value of asset employed for carrying on a business being an essential element of business expenditure, it is necessary to calculate amount of such loss and to make a provision and therefore arrive at the amount of profit or loss made by business. एक बात बताता मैं, हमारे गांव में खेती थी, बहुत ट्रैक्टर वैक्टर थे. तो हमारे बाबा, हमारे बड़े पापा बोलते थे, काय को पढ़ता है तू? मुझसे बोलते थे, क्यों पढ़ता है, खेती है अपनी. और मैंने डीफार्म भी किया है, आपको पता होगा नहीं होगा, डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है, तो तेरे पास मेडिकल लगाने का लाइसेंस है तो मेडिकल भी लगा ले. और एक ट्रैक्टर है और एक ट्रैक्टर तेरे को लेके देता, ट्रैक्टर भी किराए से जाएगा, तो दोनों ट्रैक्टर का किराया, अपने खेती का ये, और तेरा मेडिकल का, तो तेरा तो बन गया करियर. हाँ, वो बात अलग है, मैंने डिनाई किया था कि मैं नहीं, मुझे पढ़ना है करके. तो डिप्रेसिएशन की बात आई ना, तो हमने तब बाबा को पूछा, हम बाबा बोलते थे उनको, बड़े पापा को, कि बाबा ये ट्रैक्टर में कितना मतलब अपने को बच जाता है. तो ट्रैक्टर था कुछ 6 लाख रुपए का, तो बाबा बोले 1.5 लाख रुपए बच जाता बोले अपने को. डीजल है, ड्राइवर की सैलरी है, वो काट के साल के 1.5 लाख बच जाते हैं. उस समय की बात है, 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 15-20 साल हो गए, उससे भी ज्यादा. 1.5 लाख रुपए बोले तो अच्छे हो जाते थे तब, या 1 लाख जो भी बोला होगा. फिर हमने पूछा उनको कि भाई वो 6 लाख का ट्रैक्टर है, 1 साल के बाद कितने में बिकेगा? तो बोले 3.5 लाख 4 लाख में. अब भाई तुम 1 लाख प्रॉफिट कमा रहे, तुमने डिप्रेसिएशन लिया ही नहीं. मराठी में, गांव की भाषा में उसको घसारा बोलते. तुमने घसारा तो कंसीडर ही नहीं किया. हमने जब हम सीए नहीं कर रहे थे तब भी बाबा को ये बता दिए थे कंसेप्ट कि बाबा ये तो अपन घसारा तो कंसीडर किए ही नहीं, फिर प्रॉफिट क्या, प्रॉफिट कमाया नहीं हमने. और उस 1-1.5 लाख रुपया कमाने के लिए हमने हमारी असेट भी तो यूज किया ना, उसका वियर एंड टीयर, ये उसकी वैल्यू कम हुई ना. कोई 6 लाख का ट्रैक्टर हमने यदि शोरूम से लाया तो 6 लाख में फिर से बिकेगा क्या? नहीं, 3.5 लाख 4 लाख में बिकेगा, 4.5 में बिकेगा. अब 4.5 में बिके तो 1.5 लाख रुपया तो लॉस हो गया. और आप बोल रहे 1.5 लाख प्रॉफिट है, मतलब अपने प्रॉफिट कमाया नहीं. ट्रैक्टर का तो झांसा दो ही मत मेरे को. जैसे मुझे पढ़ना था तो मैंने एक बात काटना, मतलब 2 ट्रैक्टर का कुछ नहीं होगा, जो आएगा मेडिकल का आएगा और खेत का. खेती को मालूम है भैया, या संतरे के बगीचे जो थे तो कोई करोड़ रुपए देते थे क्या साल के? यदि देते थे तो मैं पढ़ता क्यों था? तो सही प्रॉफिट असर्टन करने के लिए, टू असर्टन करेक्ट प्रॉफिट, हमें क्या करना पड़ता है? वी हैव टू चार्ज डिप्रेसिएशन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. यदि मेरा कोई फैक्ट्री है, मैं चेयर बना रहा हूं, प्लास्टिक ग्रेन्यूल डाल के प्लास्टिक की चेयर बन रही है, तो पर चेयर कितनी कीमत निकली? तो वो जो मशीन है, वो जो शेड है, वो जो फैक्ट्री शेड है, वो एरिया है, वो बिल्डिंग है, सबका डिप्रेसिएशन उसमें चार्ज करना पड़ेगा. दैट इज एक्सपेंडिचर, दैट इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट. तो सही हम प्राइसिंग कर पाएंगे कि चेयर बेचना कितने में. सिर्फ चेयर को जो प्लास्टिक के ग्रेन्यूल लगे जो, और इलेक्ट्रिसिटी लगी, जो वेजेस लगे, वही पार्ट नहीं है. Depreciation is also one of the element of the cost of the production. If we ignore depreciation तो हमारी प्राइसिंग पॉलिसी गलत हो जाएगी, और प्राइसिंग गलत हो गई तो हमारी फैक्ट्री में प्रॉफिट होगा या लॉस, आप समझ जाइए भाई, आप खुद समझदार हो. तो इतना बड़ा रोल है डिप्रेसिएशन का. बेसिकली द कॉस्ट ऑफ एन असेट यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस हैज टू बी रिटन ऑफ ओवर इट्स इकोनॉमिक, नॉट फिजिकल लाइफ, not physical, economic life
विच इज नेसेसरीली मस्ट बी एस्टिमेटेड। फिजिकल लाइफ नहीं, फिजिकल तो और भी है, लेकिन अब उसकी इकोनॉमिक लाइफ नहीं बची, अब उससे कोई बेनिफिट अपने को होने वाला नहीं है, तो वो इकोनॉमिक लाइफ है। फिजिकली वो एसेट तो तैयार है, अब फिजिकल लाइफ तो और है, लेकिन अब कोई वायबल नहीं है इकोनॉमिक उसको यूज करना, उससे तो और दूसरी एसेट यूज कर लेंगे, वो पड़ा है वैसा का वैसा, तो उसको बोलते इकोनॉमिक लाइफ। अ पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट यूजुअली एट द एंड ऑफ इकोनॉमिक लाइफ एन असेट has some value or scrap or otherwise amounts to be written off in each year should be as such which will reduce the book value of asset at the end of economic life to its estimated scrap value। आपको जो असेट आपने लिए हैं, ट्रक खरीदा था, हाँ कितने में खरीदा था, 15 लाख में, और स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 2 लाख। मतलब आपको पूरी असेट 15 लाख से कम 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 करते हुए राइट ऑफ करते हुए उसकी यूजफुल लाइफ या इकोनॉमिक लाइफ जब खत्म होंगी 10 साल बाद, तो उसको वैल्यू कितनी बचना चाहिए, सिर्फ 2 लाख स्क्रैप वैल्यू। मतलब आपको राइट ऑफ कितने करना, 13 लाख। कितने वर्षों में, 10 वर्षों में। साल के 1,30,000 राइट ऑफ करो तो धीरे 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 बराबर 2 लाख आएंगे। ठीक है, अब डिप्रिसिएशन ऑन कंपोनेंट ऑफ एन असेट, ये एक अलग और कंसेप्ट है। कंपोनेंट ऑफ असेट, कोई असेट का एक पार्ट जल्दी आउटडेटेड होता और कोई चलते रहता। एविएशन इंडस्ट्री में होता है ऐसे, जो एयरक्राफ्ट का इंजन है और बॉडी है, इंजन जल्दी डिप्रेसिएट हो जाती, बॉडी अच्छी रहती है, तो रेट ऑफ डिप्रेसिएशन इंजन का ज्यादा रहेगा और बॉडी का कम रहेगा। ये है बस इसका कंसेप्ट जो है डिप्रेसिएशन ऑन कंपोनेंट ऑफ असेट, इसके बारे में बताया मैं। It may be noted that accounting standard as well as Companies Act 2013 requires depreciation to be charged on component basis. Each part of item of property, plant and equipment with a cost that is significant in relation to the total cost of item should be depreciated. भाई कोई पार्ट उसका जो है वो सिग्निफिकेंट है, कॉस्ट टोटल जो कॉस्ट लगी उसका सिग्निफिकेंट कॉस्ट है। जैसे कि मैंने एयरक्राफ्ट के बारे में बोला, इंजन सिग्निफिकेंट है उसकी कॉस्ट, तो पार्ट है असेट का, टोटल असेट का, तो उसका सेपरेट डिप्रिसिएशन होगा। एन एंटरप्राइज शुड अलोकेट द अमाउंट इनिशियली रिकॉग्नाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट to its significant part or component and should depreciate each such part separately based on the useful life and residual value of each particular component। तो ऐसा है कि दोनों की यूजफुल लाइफ अलग अलग है, उसकी स्क्रैप वैल्यू अलग अलग, तो फिर आप क्या करो, हर कंपोनेंट का डिप्रेसिएशन अलग चार्ज करो। फॉर एग्जांपल आ गए हम एयरक्राफ्ट पे। एयरक्राफ्ट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ सच अ सेट। एयरफ्रेम, दैट इज द बॉडी ऑफ एयरक्राफ्ट, द इंजन and interior have different individual useful life. If the life of airframe being longest of individual life of 3 major type of component, 3 कंपोनेंट बोले एयरक्राफ्ट में, इंजन, बॉडी और अंदर का इंटीरियर। तो सबसे ज्यादा जो लाइफ है एयरक्राफ्ट में वो बॉडी की है, इंटीरियर की और इंजन की कम है। इज टेकन एज द लाइफ ऑफ द एयरक्राफ्ट। इट इज इंपॉर्टेंट दैट other 2 major components, that is engine and interior, are depreciated over their respective useful life and not over the life of airframe। इंजन का अलग डिप्रेसिएशन, इंटीरियर का अलग डिप्रेसिएशन और बॉडी फ्रेम का जो है बॉडी या एयर फ्रेम का अलग। अदर कंपोनेंट यूजुअली स्मॉल एंड लो वैल्यू which will require replacement very frequently may be depreciated over useful life of airframe and their frequent replacement cost may be charged to the expenses as and when it is incurred। जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो तो अपने जो फ्रीक्वेंटली होती है ना, जैसे सीट कवर्स वगैरह, तो वो तो जब जब खर्चा लगेगा तब तब अपन चार्ज कर देंगे। हाँ, here it is important to note that a part of property, plant, equipment to be identified as a separate component should have both, दो, एक significant cost when compared to overall cost of item of property, plant and equipment, significant होना उसकी cost, and estimated useful life or depreciation method different from the rest of the part of the property, plant and equipment। कब हम depreciation अलग से चार्ज करेंगे? एक तो significant cost when compared, उस पार्ट का cost significant होना when compared to overall cost of the item of the property, plant and equipment, and
एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ या मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पार्ट एंड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. A significant part of an item of property, plant and equipment may have useful life and depreciation method that are same as a result of as a useful life of depreciation method of another significant part of that same item. Such part may be grouped in determining depreciation charge. अब भाई आइटम तो सिग्निफिकेंट है लेकिन उसका यूजफुल लाइफ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन सेम है. आप वो आइटम को ग्रुप बना सकते हैं. ब्लॉक ऑफ असेट बोलते हैं उसको, हैविंग सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड सेम यूजफुल लाइफ. तो उसको ब्लॉक ऑफ असेट की भी कंसेप्ट इनकम टैक्स में आप देखोगे. तो पार्ट पे भी डिप्रिसिएशन लगेगा. समझ में आया ना. वो पार्ट तो सिग्निफिकेंट है और उसकी लाइफ और मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन यदि अलग है तो आप क्या कर सकते हैं, पार्ट पे डिप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए. ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन. आगे प्राइम ऑब्जेक्टिव फॉर प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन आर. एक, करेक्ट इनकम मेजरमेंट. सही बताया ना, जब तक डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे सही प्रॉफिट निकलेगा ही नहीं. डिप्रिसिएशन शुड बी चार्ज फॉर प्रॉपर एस्टिमेशन ऑफ पीरियोडिक प्रॉफिट और लॉस. In case enterprise does not account for depreciation on property, plant and equipment, it will not considering the loss in the value of property, plant, equipment due to their use in the production or operation of enterprise and will not result in true profit or loss that period. यदि आपने कंसीडर नहीं किया तो करेक्ट प्रॉफिट नहीं रहेगा. सेकंड, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन. पोजीशन स्टेटमेंट है ना बैलेंस शीट. फाइनेंशियल पोजीशन सही जानना है तो आपको डिप्रिसिएशन. आप अपने बुक में आपने ट्रक खरीदा 15 लाख का, यू परचेस ट्रक फॉर 15 लाख और आपके बुक में 10 साल के बाद में भी 15 लाख का दिख रहा हो. 10 साल में 15 लाख का बचेगा क्या? भंगार हो जाएगा किलो के भाव से बेचने के लिए लौवा लोकन डब पर 2 लाख का हो जाएगा वो. और आपके बुक में वो 15 लाख का दिख रहा है, आप अपने पास में 15 लाख का ट्रक पड़ा है. सही है क्या? सही फाइनेंशियल पोजीशन है क्या? नहीं है. वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट शुड बी एडजस्टेड फॉर डिप्रिसिएशन चार्ज इन ऑर्डर टू डिपिक्ट एंड शो to depict and to show actual financial position. In case of depreciation is not accounted for appropriately, the property, plant and equipment would be disclosed in the financial statement at a value higher than their true value. यदि आपने depreciation नहीं चार्ज किया तो ट्रक आपके बैलेंस शीट में कितने का दिखेगा? 15 लाख का 10 साल के बाद में. हालांकि उसकी कीमत कितनी है? 2 लाख. आप गलत दिखा रहे. आपने फैक्ट्री में 1 करोड़ की मशीन लगाई और आपने उसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज किया ही नहीं. 10 साल के बाद में भंगार हो गया और स्क्रैप लौवा लोकन के भाव से बेचने के लिए, तो भी आपके बैलेंस शीट में दिख रहा है 1 करोड़. आपकी सही फाइनेंशियल पोजीशन है क्या? नहीं है. फंड फॉर रिप्लेसमेंट. जनरेशन ऑफ एडिक्वेट फंड इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द असेट at the end of useful life. This is also one of the क्या बोलेंगे उसको ऑब्जेक्टिव बिहाइंड प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन. भाई हमने डिप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं किया बट ऑब्वियस है हमें प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा. प्रॉफिट ज्यादा होगा तो हम विड्रॉल या इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड ज्यादा बांट देंगे, तो फंड बचेगा ही नहीं रिप्लेसमेंट में. इसमें तो एक मेथड ऐसी भी है कि जितना हम डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं ना, जितना हम डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं उतना पैसा बिजनेस से अलग निकाल के बाहर इन्वेस्ट कर देते. एक मेथड है उसको सिंकिंग फंड मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन बोलते. शायद आपके सिलेबस में नहीं है. और वो बैच से बाहर रख देते कहीं और वो हर साल उसमें और एक्यूमुलेट होते जाता जितना डिप्रिसिएशन चार्ज करते. जब समय आएगा व्हेन टाइम कम फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट, हम वो असेट बेचेंगे, वो पुरानी अपने पास बची हुई और अपने पास में जो इन्वेस्टमेंट करके रखा सिंकिंग फंड के अगेंस्ट में वो भी बेचेंगे. पैसा आएगा, नई असेट आसानी से रिप्लेस कर पाएंगे. फंड फॉर रिप्लेसमेंट. डिप्रिसिएशन इज अ गुड इंडिकेशन ऑफ द अमाउंट एन एंटरप्राइज शुड सेट असाइड टू रिप्लेस फिक्स असेट आफ्टर इट्स इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ इज ओवर. जब उसकी इकोनॉमिक लाइफ या यूजफुल लाइफ ओवर हो गई, अपने को रिप्लेस करना है तो उसके लिए ऑटोमेटिक पैसा क्रिएट हो जाएगा. However, replacement cost of fixed asset may be impacted by inflation or other technological change. नई असेट कितनी की आएगी ये हम नहीं कह सकते. कहीं इन्फ्लेशन है तो महंगी आ जाएगी, टेक्नोलॉजी चेंज हुई सस्ती की भी आ जाएगी. हाँ. फोर्थ, असर्टनमेंट ऑफ ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको पर यूनिट निकालना है तो असर्टन है टू फाइंड आउट
फॉर असर्टनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन it is necessary to charge depreciation as an item of cost of production to compute correct tax liability. भाई depreciation is allowable expenditure under income tax act. आपको सही टैक्स की लाइबिलिटी है तो आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा. When depreciation is charged to profit and loss account correctly along with other business expenses and losses, it will give correct result of profit and loss. This enable business to compute and pay correct tax on taxable profit, because depreciation is allowable expenditure. It is considered as an expenditure in income tax law. Next, to meet legal requirement. हाँ भाई, तुम डिविडेंड नहीं बांट सकते. कंपनीज एक्ट में तुम्हारे को डिप्रिसिएशन पहले प्रोवाइड करना जरूरी है. टू कंप्लाई द प्रोविजन मेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 एंड इनकम टैक्स एक्ट, it is compulsory for every business enterprise to charge depreciation on fixed asset. Further, depreciation is a non-cash expenditure. Unlike other normal expenditure, अपन wages पे करते, सैलरी पे करते, रेंट पे करते, इलेक्ट्रिसिटी पे करते, तो पैसे का आउटफ्लो होता. डिप्रिसिएशन एक ऐसा खर्चा है, पैसा नहीं जाता, असेट की वैल्यू कम हो जाती. Does not result in a cash outflow. Further, depreciation by itself does not create fund. अपन डिप्रिसिएशन चार्ज करके फंड नहीं क्रिएट होता, अपने को बिजनेस में से उतना पैसा अलग करना पड़ता. It merely draw attention to the fact that out of the gross revenue received, a certain amount should be retained for replacements of asset used for carrying on operation. Causes of depreciation देखा है, डबल डबल देख रहे. डिप्रिसिएशन क्यों होता है, असेट की वैल्यू क्यों कम होती है? एक, नेचुरल वियर एंड टियर और एंटीक्विटी. एंटीक्विटी वर्ड है. नेचुरल वियर एंड टूट फूट और एंटीक्विटी ओल्ड बनते जाती है तो वैल्यू तो कब होना ही है भैया. एज अ रिजल्ट ऑफ यूज ऑफ असेट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, देयर वैल्यू गेट रिड्यूस एवरी ईयर. वैल्यू ऑफ फिक्स असेट डज नॉट रिमेन सेम ड्यू टू नेचुरल वियर एंड टियर एंड एंटीक्विटी. पैसेज ऑफ द टाइम, समय बीतता है वैल्यू कम हो जाती. असेट गेट डिप्रिसिएटेड ड्यू टू इफ्लक्शन ऑफ द टाइम. इफ्लक्शन समय बीतना. Hence, it is necessary to depreciate them even if they are not in use. Not in use तो भी आपको डिप्रिसिएट करना है. तीसरा रीजन है डिप्रिसिएशन का, नेचुरल कैलामिटी, एक्ट ऑफ गॉड. ओ माय गॉड, है ना. इट इज एक्ट ऑफ गॉड, नेचुरल कैलामिटी. भाई तुम्हारा अर्थक्वेक वगैरह हो गया तो वैल्यू कम हो जाती है असेट की. What is fall in the price of fixed asset may be takes place due to accident like fire, earthquake, storm, cyclone, hurricane. storm जमीन पे होता है, साइक्लोन किनारे पे आता है, या साइक्लोन है ना, वादळ, स्टॉर्म चक्री वादळ, और फिर हरिकेन. हरिकेन किनारे पे आता है. हिंटरलैंड जिसको बोलते हैं ना, मतलब समुंदर और किनारा वहां, और समुंदर के बीच में आता टी पे टाइफून. टाइफून समुंदर के बीच में जो भावंडर आता. देखो ये भी अलग अलग वर्ड है भाई. न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये जरा इंग्लिश का इंपॉर्टेंस कम कर दिया, नहीं तो अपनी तो जिंदगी पूरी इंग्लिश के वर्ड ही, कहाँ मॉर्गेज वर्ड यूज करूं, कहाँ हाइपोथिकेशन करूं, कहाँ प्लेज वर्ड यूज करूं, कहाँ स्टॉर्म लिखूं, कहाँ साइक्लोन लिखूं, इसमें अपनी जिंदगी चल जाती पूरी. इन्वेंशन, भाई कोई नई चीज आई है. पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, उसके जगह तुम्हारा नया आया कलर टीवी. कलर था तो कलर थोड़ा सा क्या बोलते फ्लैट आया. फिर उसके बाद में वो तुम्हारा क्या उनसा प्लाज्मा. उसके बाद में क्या बोलते भाई, अब आते ही रहे. प्लाज्मा के बाद में वो मैं नाम भूल गया, बताओ तो कौन सा टीवी था जिसमें, हाँ मतलब क्या, एलईडी. हाँ एलईडी. एलईडी के बाद में अब वो तुम्हारा एंड्रॉइड. आप देखिए ना, तो वो इन्वेंशन हुआ कुछ नया है तो पुरानी आउटडेटेड हो जाती. व्हेन न्यू मशीन और asset is invented, the earlier asset or machine in use may lose its utility and hence loses its value. नया आ गया तो पुराना ये हो जाएगा, है ना. चलो आउटडेटेड.
उसके बाद मार्केट वैल्यू, कभी कभी क्या होता है कुछ चीज की मार्केट वैल्यू भी कम हो जाती। मार्केट प्राइस ऑफ एन असेट आल्सो डिटरमाइंड बाय मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। मार्केट प्राइस ऑफ असेट गोज फॉल इफ डिमांड फॉल विदाउट करस्पॉन्डिंग फॉल इन सप्लाई। कभी कभी ऐसी, हाँ। अब डिप्लीशन, जैसे मैंने आपको बोला ऑयल वेल है, माइंस है, क्वेरीज है, फॉरेस्ट है, तो भाई इसकी वैल्यू जब जैसे जैसे झाड़ कटेंगे फॉरेस्ट की वैल्यू कम हो जाएगी, जैसे जैसे तुम माइन से निकालोगे जो भी मिनरल्स तो वो कम हो जाएगा, क्वेरी से पत्थर निकालोगे, क्वेरी तो ऑयल वेल से ऑयल निकालोगे, तो धीरे धीरे तो डिप्लीशन होना ही है। टू डिप्लीट मीन्स गेट एम्प्टी। Depletion is also one of the internal causes of decrease in the value of wasting assets such as forest, oil well, quarry। देखिए इसको नाम वेस्टिंग असेट दिया, वेस्टिंग असेट, समझ गए? मतलब जिसकी वैल्यू, डिप्लीशन जिसका होता है, ऐसे सारे असेट को, ऑयल वेल, क्वेरी, माइन, फॉरेस्ट, इनको क्या कहा है? वेस्टिंग असेट, है ना। चलो, फैक्टर्स इन मेजरमेंट ऑफ डिप्रिसिएशन, ये कल देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम। ओके, बाय, हैव अ ग्रेट डे।